एक वाक़या 91 में पेश आता है। 1991 में नवाज़ शरीफ वज़ीर आला थे। अभी मैं इस फ़ील्ड में नहीं आया था। मैं 93 दिसंबर से मैंने ये फ़ील्ड जॉइन की थी जर्नलिज़्म, लेकिन उससे पहले का ये वाक़या है 91 का। ग़ालिबन जुलाई 91 26 जुलाई 91 को ये वाक़या पेश आया था। अब इस्लामपुरा कृष्ण नगर का इलाका है ये। इस्लामपुरा में एक वाक़या पेश आता है। अब क्योंकि मेरी रिहाइश भी इस्लामपुरे की ही है, आपका भी हमसायगिरी है, आपका भी साथ ही, तो मेरे क्योंकि नानके दादके वहीं पे थे और मेरी पैदाइश भी वहीं की है, तो इस हवाले से कुछ ज़रा पता था कि ये वो एक इंसिडेंट है या ज़हन पे नक्श हुआ हुआ है वो। तो ये उस दौर में एक बहुत बड़ा सानया था ये। इस्लामपुरे का एक घर था, एक मस्जिद से मुत्तसिल घर था। उस घर में शेख इस्माइल नामी एक ताजिर, अंदरून शहर में उसका कारोबार था, ग़ालिबन धागे का बताते हैं उनका कारोबार था। तो ये शेख इस्माइल घर पर मौजूद नहीं था। इसकी अदम मौजूदगी में वाक़या क्या पेश आता है कि इसके घर कुछ लोग आते हैं और उस घर में घुस के अंदर घर में कुछ 13 अफ़राद को कत्ल कर देते हैं। फैमिली उसमें मेंबर्स। बच्चे भी, ख़वातीन भी, मर्द भी। वो मतलब कि मक्तलगाह ऐसी थी कि हर कमरे में लाश मौजूद थी और मतलब कि कोई ऐसी जगह नहीं नज़र आती थी जहाँ पर खून ना बिखरा हुआ हो। तो बड़ा ही खौफ था इस वारदात के बाद, इस साने के बाद, और फौरी तौर पर जब पता लगता है, ये बात फैलती है, तो इस्लामपुरा, कृष्णनगर, जितनी भी मार्केट इर्द-गिर्द थी ना, बाज़ार थे, सारे सोग में फौरी तौर पर बंद कर दिए जाते हैं। और इस घर के बाहर गली में इस कदर रश लग जाता है, पूरे ही एरिया, बल्कि इर्द-गिर्द सांदा ले लें, संतनगर ले लें, चौहान रोड ले लें, इधर से अपना राजगढ़ ले लें, जितने लोगों जिसको पता लगता है ना, वो वहाँ पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं और एक हुजूम लग जाता है वहाँ पर। अब ये 13 कत्ल किस तरह से किए गए थे? गोलियाँ मारी थी, छुरियों के वार थे, कैसे किए थे? भाट साहब, बहुत ही बेईमाना तरीके से कत्ल किए गए थे। मासूम बच्चों की गर्दनें काट दी गई थी। किसी के सरों पे वार किए गए थे। छोटे-छोटे मासूम बच्चों, उनका क्या कसूर था इसमें? उनकी गर्दनें तक काट दी इन्होंने। अच्छा, इस घर में ना एक कहते हैं कि कोई बच्ची थी, कोई 8-10 साल की बच्ची थी, मुलाज़मा थी ग़ालिबन शायद वो उस घर की, या कहते हैं कि उस घर ही की कोई बच्ची थी, वो बच गई थी इस सारे वाक़ये में। वो कैसे बची? वो कहीं ना जब ये आते हैं ना घर में, तो कहते हैं कि बाहर दस्तक होती है, बल्कि उस दौर के एक कोई अपना इस्लामपुरा थाने में जो तैनात थे, एक सब इंस्पेक्टर ग़ालिबन थे, उनसे बात हो रही थी मेरी, तो वो कहते हैं कि वो बच्ची ने जो बताया था ना, एक तो वो बच्ची ये सारे मामले में ना सहम बहुत गई थी और कहते हैं कि या वो अपनी सुध-बुध खो बैठी थी बच्ची। अपनी आँखों के सामने आँखों के 13 लोग सामने ये कत्ल सारा होते कुछ, लेकिन देखे। वो कहते हैं कि वो बच्ची जो थी ना, वो उस घर के किसी नुक्कड़ में किसी जगह पर छुप गई थी, जो उनकी नज़रों से ओझल रही, या मौजज़ाना तौर पर कह लें कि वो बच्ची बच बस गई उसकी थी। लिखी नहीं तो थी। उसके हवाले से जो पता लगा था ना, कि उस बच्ची के हवाले से कि उसने कोई बयान दिया था या कुछ पता लगा था, या पुलिस अफ़सर जो उससे पता लगा सके थे। उसने बस इतना बताया था कि दस्तक हुई थी बाहर, बेल हुई थी, कितने लोग थे दरवाज़ा वो? खोला था, मेहमान आए थे, बस। इससे ज़्यादा नहीं पता लग सका कि कितने लोग थे, 2 थे, 4 थे, 6 थे, 10 थे, ये किसी को नहीं पता लग सका। और उस ज़माने में सीसीटीवीज़, कैमरा कुछ उस होते नहीं ज़माने थे। में कहाँ दौर था यार, 91 में तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी, और अखबार भी मेरे ख़्याल 2-4 अखबार 5 हुआ करते थे, जो अपना टॉप के जंग, नवाए वक़्त हो गया, मशरिक़ हो गया, इस किस्म के, अमरोज़ हो गया एक अखबार, ये पुराने अखबार 2-4 5 ही हुआ करते थे, 1-2 इंग्लिश अखबार होते थे। तो ये सिर्फ़ बच्ची की तरफ से ये एक इतना बयान जो था वो सामने आया था। अच्छा, उसके बाद जब इस केस की तफ्तीश शुरू होती है, तो बड़े-बड़े माहिर आला अफ़सर, अच्छा उस दौर में ना ज़ुल्फ़िकार चीमा ग़ालिबन जो अपना आईजी रिटायर हुए हैं, वो एसपी सिटी हुआ करते थे। राना मकबूल एसएसपी होते थे। अब देखें ना हमारे क्या कमाल का अपना सिस्टम है कि एसएसपी जो राना मकबूल थे लाहौर के, उनके दौर में और उनके ज़िले में एक इतना बड़ा सान्या हो जाता है।
तो उस साहने पे होना क्या चाहिए था? चले आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि उस साहने में जो अपना ज़िले का जो सरबराह था, एसएसपी लाहौर था, उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए था? मुझे आप ज़रा इसका जवाब तो दें ज़रा। उनकी सरज़निश की जानी चाहिए थी, उनसे पूछा जाना चाहिए था चेंज कि कर देते उनको, बदल ऐसे ही देते है। उनको वो खुद उनको रिज़ाइन कर देते, उनकी या उनको मतलब कि उनको कम से कम उनको यहाँ से हटा देना चाहिए था। ट्रांसफ़र कर देना चाहिए ठीक था। है, लेकिन हमारा सिस्टम देखें कमाल का सिस्टम है हमें प्रमोट कर दिया होगा। उनको प्रमोट करके डीआईजी बना दिया गया था, इस वाक़ये के कुछ अरसे बाद ही। अब ये वाक़या जब पेश आता है इसके बाद इसकी तफ्तीश शुरू हो जाती है, उस दौर के बड़े-बड़े नामवर पुलिस अफ़सरान अहमद खान चद्दर जैसे, उन सब ने इस केस की तफ्तीश की है। लेकिन आज ये देखें कि आज इस वाक़ये को अगर अंदाज़ा लगाएँ तो तकरीबन 35 साल गुज़र चुके हैं इस वाक़ये को। आज तक इनके कातिलों का नहीं पता लग सका। अब इस केस में जब तफ्तीश होती थी ना, तफ्तीश में इनका जो पुलिस अफ़सरान का मौक़िफ़ था ना, वो ये कहते थे कि यार ये शायद कोई लेन-देन का मामला है और उस दौर के बहुत बहुत बड़े पैसे थे, उनका लेन-देन का मामला है। लेकिन कितने पैसे थे? किनसे लेन-देन था? एमक्यूएम जो उस टाइम कराची की थी, आफाक ग्रुप था एक कराची का, एमक्यूएम बड़े ज़ोरों पे हुआ करती थी। एमक्यूएम कह लें कि बड़ी बहुत बड़ी जमात थी और कराची या सिंध में कह लें कि उसकी कोई ताब नहीं चलता था। तो कराची की एमक्यूएम का लाहौर से क्या ताल्लुक? ताल्लुक कुछ इस हवाले से जोड़ा जाता है कि ये जो शेख इस्माइल साहब हैं ना, इनका बताया जाता है कि इनका उन लोगों से कोई लिंक था, कोई ताल्लुक था। कहते थे कि जी शायद कोई लेन-देन के मामला था उस ग्रुप के साथ कोई और भत्ते का मामला तो नहीं था? अब बहुत सारी चीज़ें इसमें सामने आती थी, मैं आपसे के साथ करता हूँ शेयर। एक ये एमक्यूएम वाला एलिमेंट आता था, इस हवाले से कहते हैं कि जी उस दौर में एमक्यूएम के कुछ लोगों को शामिल तफ्तीश भी किया गया। बल्कि मेरे एक दोस्त तो मुझे ये कह रहे थे, मेरे तो समझ में नहीं वो बात आई उनकी, वो कहते हैं कि एक बड़ी नामवर शख्सियत है एमक्यूएम की जो आज भी मौजूद है, आज भी ज़िंदा है, उसको लेके भी आए थे, लेके उसे इंटेरोगेट भी किया और इंटेरोगेट उसको रिवायती तरीके से किया जो जिस तरह से लाहौर पुलिस करती है। उस दौर में जब एमक्यूएम का एक नाम था, एक खौफ था। लेकिन अब इसमें सदाकत कितनी है, बल्कि वो बताते हैं कि कोई एक गालिबन आजकल शायद वो डीएसपी शायद हैं रैंक में, कोई कामरान ज़मान पुलिस ऑफिसर हैं एक, उन्होंने कहते हैं कि वो शायद उस वक़्त एएसआई या टीएसआई थे, उन्होंने इंटेरोगेट किया था उस शख्सियत को लाके और उन्होंने ही उस पर टॉर्चर भी किया था। मतलब कि इस हवाले से बहुत से लोगों को, सैकड़ों लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया। लेकिन आज तक महरक़ात नहीं पता लग सके कि ये मर्डर हुए क्यों थे। फिर कभी कहते हैं कि शायद कोई भत्ते का मामला है, कोई लेन-देन का मामला है, फिर कोई मज़हबी रंग देना शुरू कर दिया कि शायद कोई अहले तशय्युं की तरफ से कोई ये वाक़या जो है वो अपना सरज़द करवाया गया है। मतलब इस हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें आती रहीं। अच्छा, इस के हवाले से एक बड़ी अजीबो-गरीब चीज़ होती थी। पुलिस को या अपना किसी न किसी को ख़त आने शुरू हो गए। लोगों ने खतूत लिखने शुरू कर दिए कि जी इस केस में फ़लाँ ग्रुप जो है वो मुलव्वस है। इस केस में फ़लाँ ग्रुप मुलव्वस है, ये दहशतगर्दी का वाक़या है, ये फ़लाँ ने किया है। ये बड़े खतूत आते थे। अब वो जब ख़त आते थे इस हवाले से तो एक नई डेवलपमेंट होती थी, अब पुलिस उस तरफ चल पड़ती थी। लेकिन आज तक इस वारदात का सिरा मिल ही नहीं सका। हर साल इस हवाले से अखबारात में खबरें छपा करती थी। जब भी वो डेट आती थी ना, 26 जुलाई गालिबन थी, तो जब भी वो हर साल डेट आती थी इस हवाले से खबरों अखबारात में लगा करती थी। अब जो उस घर के मालिक थे शेख इस्माइल, वो भी क्या इस वाक़ये में मारे गए थे या वो बच गए थे? नहीं, वो ये वाहिद शख्स था इस घर में जो सरबराह था इस घर का कह लें उस वक़्त, वो बच गया, तो वो घर पर मौजूद नहीं था। अच्छा, उसके हवाले से जो वो मेरी पुलिस अफ़सर से बात हुई है ना, तो वो कहते हैं कि जब ये वाक़या होता है तो वो घर पर मौजूद नहीं। जब इनको इत्तला मिलती है, ये घर आते हैं, तो इन्होंने आते साथ ना वहाँ पर देख के ना, जब उनको पता लगा कि भई सबको ही मार दिया है, तो कहते हैं कि एक फ़िक्रा इस शख्स ने, शेख इस्माइल साहब जो थे, उन्होंने बोला था, उन्होंने कहा सारे ही मार देते इन्हें या सारे ही मार गया है, ये एक फ़िक्रा उन्होंने बोला। मतलब कि कोई थ्रेट होगा, मेबी कोई कोई मामला तो धमकी चल रहा था, वग़ैरह? कोई चीज़ तो थी ऐसी, कोई ना कुछ तो था, मतलब कि जो इतना बड़ा सानिया हुआ है, बगैर किसी वजह के तो नहीं था। लेकिन समझ से बालातर ये है कि आज तक इतने हाई लेवल पे मुख्तलिफ एजेंसीज़ ने इसकी तफ्तीश की, बड़े-बड़े माहिर पुलिस अफ़सरान ने तफ्तीश की, लेकिन आज तक ये इसका सिरा जो काबू ही नहीं आ सका, पता ही किसी नहीं लग एंड पे नहीं सका। पहुँचे? किसी एंड पे नहीं पहुँचे, आज तक वो अपना ब्लाइंड मर्डर्स की इसमें लिस्ट में शामिल है ये केस। और
मेरा ख़्याल कि बड़े-बड़े पुलिस अफ़सर आए, उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़े दावे भी किए कि हम पहुँच चुके हैं, हमने सिरा मिल गया है, हम करीब-करीब हैं। लेकिन करीब-करीब क्या, आज 35 साल हो गए, तो वो उनकी जो कुर्बत थी मुलज़िमों से, वो ही नहीं हो सकी आज तक। 35 साल का अरसा गुज़र गया, आज तक ये ब्लाइंड ही हैं। अब पीछे मुझे पता लगा था कि शायद शेख इस्माइल साहब जो थे, कुछ अर्सा पहले उन्होंने वो घर जो था वो सेल कर दिया, वहाँ से छोड़ दिया और छोड़ के किसी और इलाके में वो जाके आबाद हो गए हैं। तो मतलब कि ये बहुत बड़ा सान्या था। नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आला थे, नवाज़ शरीफ साहब ने बड़े दावे किए थे कि नहीं, हम कातिलों को सामने लाएँगे मंज़र-ए-आम। अब उसके बाद कई मर्तबा नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म भी रहे, वो भी बने। अब आजकल उनकी साहबज़ादी हैं मरीम नवाज़ जो हैं अपना, वो वज़ीर आला पंजाब हैं। तो आज तक इस केस का नहीं पता लग सका। अगर उनकी नज़र से हमारा ये प्रोग्राम गुज़रे, तो मेरी गुज़ारिश है कि आप, उन्होंने जो एक महकमा बनाया है सीसीडी का, तो ये कुछ चंद एक ब्लाइंड मर्डर्स हैं माज़ी के, जो उनके वालिद साहब के दौर में केसेस रूनुमा हुए थे। तो उनके वालिद साहब ने बड़े-बड़े दावे भी किए थे। तो ये केसेस निकलवाएँ ना, इनको ज़रा सीसीडी के हवाले करें। चलें, अब वो मुल्ज़िमान का तो पता नहीं वो ज़िंदा हैं, मर चुके हैं या क्या है, लेकिन इसके हवाले से कुछ चीज़ें तो सामने आनी चाहिए। पता पता तो तो चले। लगे कि ये मासूम जानें जो थीं, इनका गुनाह क्या था और ये किस ज़िम्रे में इनको कत्ल किया गया है। सीसीडी करें यहाँ इसकी तफ्तीश, निकलवाए मिसल, जितना रिकॉर्ड तो सारा मौजूद होगा पुलिस के पास, वो तफ्तीश जिस पुलिस अफसर ने किया वो भी निकलवाए। तो ज़रा करवाएँ तफ्तीश मरीम नवाज़ साहिबा इसके हवाले से कि भई इस्लामपुरा के जो 13 कत्ल थे, उसको भी किसी तरफ लगाएँ। अपने वालिद को ही सुरखरू करने के लिए लगा दें कि उन्होंने जो उस दौर में दावे किए थे, वो आज तक पूरे नहीं हो सके। अच्छा, इसके बाद ना 2015 में भी एक वहाँ पर रेस्टोरेंट था, इसी तरह के कत्ल हुए थे। वो शायद आपस में कोई लड़ाई की वजह से हो गए थे, जो वहाँ पर काम करने वाले कारीगर थे, उन्होंने एक-दूसरे पर हमला कर दिया था। लेकिन उसमें भी गर्दनें काट के मिर्चें भर दी गई थी। ये 2015 का वक़्त है। इस किस्म के वाक़यात, लेकिन ये देखें ना, हम बात कर रहे हैं ब्लाइंड मर्डर्स के हवाले से, लेकिन वो मामलात आपके खुद ही बता रहे हैं कि जी वो आपस में झगड़ा हुआ था, एक दूसरे के साथ झगड़ा हुआ था। हम स्पेसिफिकली आज डिस्कस करने का मकसद है कि लाहौर शहर के कुछ एक बड़े वाक़यात जो आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं, उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। उनके प्यारे आज भी ये जानना चाहते हैं कि हमारे प्यारों को किसने किस जुर्म में कत्ल किया। ऐसी ही एक फैमिली ये शेख इस्माइल साहब की है, वो अभी तक मुंतज़िर हैं। अब एक केस और ब्लाइंड मर्डर्स के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि नगीना खानम जो थी ना, ये लाहौर की, बल्कि लाहौर की क्या, पाकिस्तान की एक बड़ी नामवर खातून पाई गई है। फ़िल्म इंडस्ट्री से इसका ताल्लुक़ रहा है, फ़िल्मों में भी इसने काम किया। और ये इसका घर हुआ करता था इधर लाहौर में, रुस्तम पार्क का इलाका है एक, वहाँ पर इसका घर हुआ करता था। पहले ये वहाँ पर जो थी रहा करती थी। अब फ़िल्म इंडस्ट्री से इसका ताल्लुक़ था, फ़िल्मों में इसने काम किया था, लेकिन इसको जो चार्म नज़र आया ना कमाई का, वो नज़र आया कहवा खाने के हवाले से। उस हवाले से इसने अपने कह लें कि नेटवर्क में कुछ लड़कियों को इकट्ठा किया, और कुछ लड़कियों को इकट्ठा करने के बाद इसने एक बाकायदा उनकी सप्लाई का काम शुरू कर दिया। उस दौर में क्योंकि ताल्लुक़ फ़िल्म इंडस्ट्री से था, अय्याश तबाह लोग इसके राब्ते में थे, उस हवाले से इसने पैसे कमाने के लिए इसको एक बेहतरीन ज़रिया जो है वो समझा, और वहाँ पर रुस्तम पार्क में ही इसने ये काम जो है शुरू किया। अच्छा, रुस्तम पार्क में ना इसको हवाले से ना मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि रुस्तम पार्क में इसके घर पर या इसको मारने के लिए कुछ लोग आए थे। अब इसको जब वो अटैक करने के लिए आए हैं ना इसके घर पे, तो इसके एक हमसाये में एक लड़का कोई रहता था, वो लड़का कोई थोड़ा-सा क्रिमिनल माइंडेड था, और उसके पास असला भी होता था। तो उस लड़के ने उन लोगों पे जो इसको मारने के लिए आए थे ना, अपने घर की छत से खड़े होकर उन लोगों पर फायर किया था, और वो उनकी क्रॉस फायरिंग काफ़ी देर होती रही, लेकिन ये वो जो हमलावर थे वो भाग गए थे। फिर उस लड़के से इसकी नगीना खानम की मुलाकात होती है, और नगीना खानम जो थी वो उसका बड़ा शुक्रिया अदा करती है, और उसको कहती है मेरे हवाले से कोई चीज़, पैसा, लड़की, कोई चीज़ चाहिए तो मैं हाज़िर हूँ। कहीं मेरी ज़रूरत हो, सारी ज़िंदगी, तो मैं हाज़िर हूँ। अच्छा, वो कमिटेड थी खातून बड़ी, जिसके साथ उसका ताल्लुक था या जिसके साथ कोई कमिट करती थी ना, अब हमने देखा है उसको माज़ी में जिन लोगों के साथ उसका ताल्लुक था, या जिसके लिए उसने किसी को कोई ज़बान दी है ना, तो वो उसका पहरा भी दिया करती थी। मतलब इस किस्म की वो खातून हुई है। पठान थी, पठान फैमिली से ताल्लुक था, तो वो उस हवाले से वो ज़बान की अपनी बड़ी पक्की बताया करती हैं। वहाँ से फिर उसके बाद वो शिफ्ट होके इकबाल टाउन में आ जाती है। इकबाल टाउन में साल हा साल तक उसने बड़ी देर ये काम किया उसने।
फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों का उसके घर आना-जाना था। लाहौर के बड़े-बड़े तगड़े लोग, हमारे बहुत से सहाफ़ी हज़रात थे, उनके साथ उसका बड़ा अच्छा रिलेशन था। आपको एक पॉडकास्ट में बताया भी था कि हमारे एक अख़बार के मालिक थे, उनके मुतल्लिक वो दावा करती थी नगीना ख़ानम कि वो मेरा मुँह बोला बेटा है, ठीक है? तो मतलब कि बड़ा उसका एक अच्छा हल्का एहबाब था। वो हल्का एहबाब की वजह क्या थी कि एक तो वो कहते हैं कि हम उस ख़ातून को कहते थे कि यार उसमें क ख़वातीन वाली तो बात ही कोई नहीं, वो मर्द ही है। एक तो वो कहते हैं कि ओहदी ज़बान अली हैगी है, भाई हैगी है वो। तो इस हवाले से भी ताल्लुक था। फिर उसका जो काम था, वो भी एक बड़ा अट्रैक्टिव था लोगों के लिए। वो भी अपना उस वजह से लोगों का बड़ा ताल्लुक था उसका। तो एक दफ़ा फिर हमें इत्तला आती है कि जी कि इकबाल टाउन में ना नगीना ख़ानम के घर में नगीना ख़ानम समेत कुछ 5 लोगों को जो है ना ग़ालिबन या 6 5 या 6 लोग थे, उनका मर्डर हो जाता है। और ये वो लड़कियाँ थी जो उसके पास होती थी? वो लड़कियां भी थीं, उसमें एक कोई अपना मर्द भी था, उसका ग़ालिबन ताल्लुक शायद किसी फ़िल्म इंडस्ट्री के किसी अपना शोबे से था, वो उसको मिलने आया हुआ था या क्या था, लेकिन वो 5-6 लोग जो थे ना उस घर में हुँ। कत्ल होते हैं। उनको भी सरों में गोलियाँ मार के कत्ल किया जाता है। अब इसकी एफ़आईआर भी नामालूम अफ़राद के खिलाफ दर्ज हो जाती है। फिर पुलिस अफ़सरान जैसे माज़ी में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तफ्तीश करते हैं, कुछ बात निकलती नहीं, समझ नहीं हुँ। आती। लेकिन हमारी जो कुछ पुलिस अफ़सरान से डिस्कस हुई थी ना इस हवाले से, वो ये डिस्कस हुई थी कि शायद एक कोई लड़की जो इसके पास थी, जो इसके कहबा खाने में थी, उसके कोई शायद वुरसा थे, वो पीछे से आए हैं, वो आके उन्होंने ये जो है वारदात की है और वारदात करने के बाद वो उस लड़की को अपने साथ ले गए हैं। ये इस किस्म की बातें कुछ सामने आ रही थी, लेकिन आज तक ये क्लियर नहीं हो सका, कोई फाइंडिंग नहीं दे सका और किसी ने इस चीज़ को डिक्लेयर भी नहीं किया ऑन रिकॉर्ड आके कि जी वाक़या ये असल हुआ क्या है, किस वजह से हुआ है। तो नगीना ख़ानम के हवाले से अभी तक ये केस भी ब्लाइंड ही है, ठीक है? अब किसी ने भी ऑन रिकॉर्ड इसको आकर नहीं लिखा, ना किसी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि भई इस केस में कौन लोग मुलव्वस हैं। अब जिन लोगों के मुतल्लिक पुलिस अफ़सरान कहते हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं। वो कहते हैं कि अब हमारे पास शवाहिद मौजूद नहीं है, हुँ। लेकिन हमें कुछ इत्तलात हैं कि शायद इस मामलात में वो अपना लड़की के घर वाले वारिस जो हैं, वो शामिल हों। अब इसके नगीना ख़ानम के अपने बेटों के अलावा और दीगर को रिलेटिव थे और जो करीबी लोग थे, उनको भी इंटेरोगेट किया गया, कई-कई रोज़ लेकिन कुछ हिरासत नहीं में पता रखा गया। चला। बल्कि ज़्यादातर शुबा जो था ना, वो कहते थे कि किसी एक बेटे की तरफ कहते थे कि शायद उसकी तरफ जा रहा है शुबा कि उसने किया या उसने करवाया। हुँ। लेकिन आज तक कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी, कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब कि उस दौर में ये भी एक बड़ी वारदात थी ब्लाइंड मर्डर के हवाले से, जो आज तक बिल्कुल ही कह लें कि अंधेरों में गुम है, इसके भी कातिलों का नहीं पता लग हुँ। सका।